Good morning, everyone. Yes, Mohit Kar. Good morning, everyone. क्या आप मुझे सुन रहे हो? Yes, no. Is everything fine? All clear. Very good. तो आपके डाउट्स आए हैं. सिंपल क्वेश्चन देखिए, डाउट आ रहे हैं. यही एक क्वेश्चन दिया हुआ था और ये आपने डाउट पूछा है. ये डाउट के लायक ये सवाल था नहीं. आप जरा सा देखो क्वेश्चन में क्या है. b बराबर 0 दिया हुआ और पीवी का यूनिट देखो, लीटर एटीएम पर मोल है. इसका मतलब है b जो है ये मोलर वॉल्यूम. तो वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर. वीएम को ही इसने v लिखा है इंटू वीएम, और b 0 है तो वीएम माइनस b नहीं करते हैं, सिर्फ वीएम इज इक्वल टू आर टी. और पी वीएम प्लस ए बाई वीएम इज इक्वल टू आर टी. और पी वीएम इज इक्वल टू माइनस ए इंटू 1 बाई वीएम प्लस आर टी. आप इसे बाई मान लो, इसे बाई मान लो, पीवीएम बाई एक्सिस में. तो ये ए जो है माइनस ए हो जाएगा स्लोप इंटू ये एक्स और ये इंटरसेप्ट सी. तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी हो गया. इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा है? ए पूछ रहा है. तो जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वो ए दे देगा. तो देखिए, अगर हम इस एंगल को थीटा लें, इस एंगल को, तो माइनस ए बराबर होगा माइनस टेन थीटा. थीटा लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो लेना ये चाहिए था ये, बट हमने इसको ले लिया, तो माइनस टेन थीटा. हाँ, एक मोल है तो वीएम बराबर वी ही होता, बट ठीक है, वीएम ही ले लिया मैंने, पर मोल लिखा हुआ है ना इसलिए. तो ए माइनस ए बराबर टेन थीटा हो गया, और ए बराबर टेन थीटा होगा. और टेन थीटा कितना होगा? लंबाई है ये, दिस. टेन थीटा होगा दिस बाई दिस. तो ये आएगा 24.6 माइनस 20.1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0. ये हो जाएगा 4.5 बाई 3. 1.5 आंसर होगा ए का. तो सी आंसर हो गया. इतना सिंपल सवाल अगर आता है एडवांस में, और अगर आप नहीं बना पाएंगे तब तो बहुत दिक्कत है बेटा. ऐसे कैसे होगा? एडवांस में आता है इस तरह का सवाल, और आप नहीं बना पाएंगे तो दिक्कत है. क्या क्या प्रॉब्लम है जो नहीं बन पा रहा है? ऐसा क्यों स्ट्राइक नहीं कर रहा दिमाग में? बोलो बेटा. कर लिया था. एनीवे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। O2 का 2, choose the correct statement among the following. A gas having higher value of Tc is easy to liquefy. तो Tc ज्यादा है, Tc होता है 8a/27 RV। तो Tc ज्यादा है मीन्स A ज्यादा है, इसका मतलब है A ज्यादा है मीन्स हमने लिखा होगा हायर द वैल्यू ऑफ A ग्रेटर इज द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, greater is the ease of liquefaction, ये लिखा होगा मैंने, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट हो गया। कह रहा द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ Tc बाई Pc। देखिए Tc बाई Pc होता क्या है, ये भी बहुत आसान था। Tc होता है 8a/27 RV और Pc होता है a/27 B²। ये आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, r नहीं कैंसिल होगा, 27 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई RB इंटू B²/1, ये आ जाएगा 8B/R। मीन्स देखिए अगर किसी का Tc बाई Pc वैल्यू दो गैस का सेम है तो उसका B का वैल्यू सेम हो जाएगा। यहां से आप B निकाल दीजिए, B होगा Tc बाई Pc इंटू R/8। अगर किसी गैस का Tc बाई Pc सेम है तो दो गैस का B का वैल्यू सेम होगा, और B चूंकि क्या होता है, B होता है 4 इंटू Na इंटू 4/3πr3, सारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा Tc बाई Pc इंटू R/8। आप जरा सा देखो, अगर Tc बाई Pc की वैल्यू सेम है तो केवल एक ही वेरिएबल है रेडियस, तो R भी सेम रहेगा, सो दो गैस का, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। मुझे बताना A और B स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं आया। वरुण मालवीय बेटा आपने पूछा ये, आप बताओ समझ में आया कि नहीं। अच्छा तुम्हारा है यस महितकर, अच्छा समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ए भी क्लियर हो गया, बी भी हो गया। हाइड्रोजन गैस कैन बी लिक्विफाइड एट इट्स बॉयल टेम्परेचर, गलत हो गया ना, बॉयल टेम्परेचर तो बड़ा टेम्परेचर हो गया ना, A/RV होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8a/27R। इसका मतलब है कि देखो बॉयल टेम्परेचर बड़ा हो गया क्रिटिकल से, कोई भी टेम्परेचर होगा अगर क्रिटिकल से बड़ा होगा तो लिक्विफाइड नहीं होगा, तो कैनॉट बी लिक्विफाइड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। समझ में आ गया सी। बॉयल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, सो ए गैस कैन, ऐसे भी बॉयल टेम्परेचर पे कोई गैस जो होता है, किसने बोल दिया हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल Tc बाई Pc। हाइड्रोजन में कोई खास एक्सेप्शन तो बोला नहीं था, मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो जेड उसका हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। फिर बोला था कि टेम्परेचर अगर सफिशिएंटली लो कीजिएगा तो उसका जेड हाइड्रोजन का भी ग्राफ नॉर्मल होता है, कोई एक्सेप्शन तो मैं नहीं बोला था ऐसा। रियल गैस शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर कंडीशन, ये भी सही है। देखिए जेड वर्सेस पी का ग्राफ है, ये आइडियल है, रियल का ग्राफ ऐसे होता है, तो लो प्रेशर रीजन ये है, तो लो प्रेशर रीजन में जेड लेस देन 1 हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। सो फोर्थ का आंसर होगा ABD। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है लेकिन टफ नहीं है, इजी है, कॉम्प्रिहेंशन है। कह रहा है ग्राफ बना हुआ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, और ये ग्राफ भी है टी टेम्परेचर पे, और ये ग्राफ भी है टी टेम्परेचर। तो जो ए गैस का ग्राफ है वो देखिए एक तरह से रियल गैस का ग्राफ आइडियल की तरह है, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल टेम्परेचर से, और ए का टेम्परेचर है टी। इसका जो टेम्परेचर होगा ये लिक्विफाई हुआ है, ये लिक्विफिकेशन है ना, प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन वाला प्रोसेस है। तो लिक्विफिकेशन वाला प्रोसेस है मींस इसका जो टेम्परेचर है इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है बी का,
अब आप देख लीजिए, आप देखो टी जो है छोटा है टीवी से और यहाँ टी बड़ा है टीए से, तो सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा हो गया टीए, इससे बड़ा हो गया टी और इससे भी बड़ा हो गया टीवी। ये ऑर्डर आ गया, टीए टी टीवी, ये आंसर हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, रियल गैस फ्रॉम लो प्रेशर रीजन बोलेगा तो आइडियल नहीं होगा, वेरी लो मतलब प्रेशर टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो लिखेगा तब आइडियल होगा। ये समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए ग्राफ जो है ये नॉर्मल गैस की तरफ है, इसका मतलब ये इसका जो टेम्परेचर होगा वो बॉइल टेम्परेचर से ज्यादा, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है। अब बी लिक्विफाई हो चुका है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्रिटिकल से कम है। इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हैं ना, तो ए आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। वरुण मालवीय नहीं आया क्या? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, प्रेशर करेक्शन टर्म विल बी मोर नेग्लिजिबल फॉर गैस बी एट टी केल्विन। प्रेशर करेक्शन टर्म मतलब ए, प्रेशर करेक्शन टर्म है ए, पी क्या होता है? स्मॉल पी जो प्रेशर करेक्शन पी करेक्शन लिखा था वो था ए बाई वी एम स्क्वायर होता है। तो गैस बी के लिए टी टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल होगा। आप देखो जरा सा, ये गलत हो गया ना, गैस बी लिक्विफाई हो रहा है, तो गैस बी लिक्विफाई हो रहा है मींस ए हाई होगा, टी टेम्परेचर पर गैस बी लिक्विफाई हो रहा है, इसका मतलब ए इज हाई, और ए इज हाई है क्योंकि लिक्विफाई हो रहा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए कांट बी नेग्लेक्टेड। प्रेशर करेक्शन टर्म का प्रोपोर्शनल होगा ए का, तो ये रॉन्ग हो गया। मुझे बताना पहला समझ में आया कि नहीं आया स्टेटमेंट पर? करा प्रेशर करेक्शन टर्म हुआ बेटा ए बाई वी एम स्क्वायर, ए बाई वी एम स्क्वायर। करा विल बी मोर नेग्लिजिबल फॉर गैस बी एट टी केल्विन, तो टी केल्विन पर गैस बी लिक्विफाई हो रहा है मींस ए का वैल्यू काफी बड़ा है, लिक्विफाई होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सो इसका ये टर्म नेग्लेक्ट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मुझे बताइए प्लीज सेवेंथ क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 समझ में आया या नहीं? रिप्लाई करो मेरे भाई, प्लीज रिप्लाई। कोई नहीं लिख रहा है। हिमाक्षी जैन, हाँ थैंक यू बेटा, आपने लिखा यस सर। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द कर्व फॉर गैस बी विल बी ऑफ सेम शेप एज फॉर गैस ए इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टीवी। ये तो सही हो गया। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर टीवी से बड़ा होता तो बी का कर्व ए जैसा होता है। एकदम सही है, एकदम सही है, क्योंकि तब वो लिक्विफाई नहीं होता, लिक्विफाई नहीं होता तो रियल का कर्व ऐसा। अगर टी ग्रेटर देन टीवी हो जाए, ये कह रहा है, तो बी का कर्व ऐसा होगा। एकदम सही है, ये समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। थर्ड देखिए, गैस ए विल शो सेम पी बाई पी वर्सेस वी कर्व एज द गैस बी इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टी। नहीं, गैस ए का तो देखो ना, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेटर देन टी ही है, तो इसका कर्व बी जैसा नहीं होगा, ए जैसा ही होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो सेकंड स्टेटमेंट सही है, सी आंसर होगा। समझ में आया ये दोनों? सिर्फ हिमाक्षी जैन और मोहित, यस मोहित कर रिप्लाई कर रहे हैं, कोई और बच्चा अगर रिप्लाई करे तो ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए बॉइल टेम्परेचर। बॉइल टेम्परेचर टीवी होता है, तो टीवी होता है ए बाई आर वी, तो इसका आंसर पी होगा। हर गैस का ए और बी अलग होता है तो क्यू भी होगा। बॉइल टेम्परेचर एट विच डीजेड अपॉन डीपी जीरो होता है, ये भी सही है, क्योंकि बॉइल टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा आएगा? बॉइल टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा आएगा,
तो लो से मॉडरेट रीजन पर ये वाला ग्राफ dz अपॉन dp क्या हो जाएगा, dz अपॉन dp क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, z वर्सेस p। लो से मॉडरेट प्रेशर रीजन पे डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि बॉइल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो ये भी आंसर हो जाएगा PQR। S नहीं होगा, S होगा, सॉरी, बॉइल टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह, तो S होगा, T नहीं होगा। तो A बन गया। A में डाउट है किसी को तो बोलो, A में डाउट है किसी को तो बोलो, यस नो नो। B देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, Z डिपेंड्स अपॉन A एंड B। ऑफ कोर्स Z जो होगा हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, तो Z हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, क्योंकि हर गैस का A और B का वैल्यू अलग अलग होगा, तो Z का आंसर होगा P। डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी ऑफ गैस Q, टेम्परेचर तो है ही नहीं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो R ऐसे ही खत्म हो गया, S खत्म हो गया, T भी खत्म हो गया, बस यही होगा, P और Q होगा आंसर। B में Z बराबर P एंड Q होगा आंसर है, ये समझ में आ गया, यस नो, क्लियर, वेरी गुड। सी रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, ये तो समझाया ही था, ये आइडियल की तरह हो जाएगा। तो रियल गैस है विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, तो S आएगा। एक बच्चा जैसे हमको मैसेज किया था कि R क्यों नहीं होगा, R होता अगर यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा होता, तो रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, ये टेम्परेचर को नहीं ना रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइल टेम्परेचर हो तब अपन इसको मैच करा सकते हैं R को। तो C में S होगा आंसर से, रियल गैस विथ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, और तो कुछ होगा नहीं, हाँ ऐसे ही होगा। D क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन A एंड B, TC क्या होता है 8A अपॉन 27R, तो P होगा इसका आंसर। डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी ऑफ गैस Q भी होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर है, R नहीं होगा, S नहीं होगा, T होगा, PQT होगा, ये आंसर, ये सब आंसर है। कोई डाउट है तो बोलिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हिमाक्षी जैन जी, आपका सवाल ले लिया जो आपने हमको भेजा था, ऐसे तो मैं सॉल्यूशन बना के भेज दिया था आपको, बट थोड़ा समझिए, ए बल्ब ऑफ अननोन वॉल्यूम, हम जैसे बनाते हैं वैसे ही देख रहे हैं, अब वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। ये एक बल्ब है अननोन वॉल्यूम का, कंटेनिंग एयर इज हीटेड फ्रॉम, एयर कंटेन कर रहा है इसमें, इसका T1 है 300 केल्विन और T2 है 500 केल्विन, इसको हीट किया 300 से 500 केल्विन तक पे, प्रेशर कांस्टेंट है। द एक्सपेल्ड एयर इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो गैस बाहर निकल रही है उसको हमने मान लो कि एक छोटे से बैलून में रख लिया या वेसल में रख लिया, जो गैस बाहर निकल रही है, वेसल का वॉल्यूम यहीं तक है, इसमें वो गैस है जो बाहर निकल रही है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आप V मान लीजिए, जो गैस बाहर निकल रही है उसके बारे में बोल रहा है कि ये 200 ml है और 500 केल्विन पे A बना रहे हैं, तो आप कुछ नहीं, PV बराबर nRT लगाई, प्रेशर कांस्टेंट है, और हमने देखिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने के लिए बाहर जो गैस ले रहा है उसका वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वेसल का जो वॉल्यूम है V और बाहर जो वॉल्यूम है 200 ml, ये दोनों को मिला देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो N कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज V1 by T1 बराबर V2 by T2। V1 हमारा V है, T1 है 300 केल्विन और V2 है V प्लस 200 और T2 है 500 केल्विन, और 5V बराबर 3V प्लस 600, 5V बराबर 3V प्लस 600 और 2V इज इक्वल टू 600 और V इज इक्वल टू 300। ये आंसर होना चाहिए A का। मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया।
क्या डाउट है ये भी बताइएगा। क्लियर है ए पार्ट, वेरी गुड। बी पार्ट देखिए तो अपने आप सी पार्ट आपसे बन गया। यह एक वेसल है जिसका इस बार वॉल्यूम फिर से V मान लेते हैं, बट यहां V की वैल्यू अलग है। इसमें एयर है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 300 है और फाइनल टेम्परेचर 500 केल्विन है और प्रेशर कांस्टेंट। और जब 300 से 500 केल्विन किया तो कुछ गैस निकल गया। जो गैस निकला वो 200 ml है और किस टेम्परेचर पे? 27 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब 300 केल्विन। तो अभी हम सिर्फ इस गैस की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस गैस की बात कर रहे हैं जो बाहर निकला, सिर्फ इस गैस की बात। ये गैस का वॉल्यूम हमें 300 केल्विन पे दिया हुआ है, तो हम इस गैस का वॉल्यूम 500 केल्विन पे निकालते हैं। इस सवाल के जैसे यहाँ 500 केल्विन पे था ना, तो 300 केल्विन पे दिया हुआ है, इसे 500 केल्विन पे निकालते हैं। तो सिर्फ इस गैस के लिए जो डॉटेड लाइन में, इस गैस के लिए हम लगा देते हैं V1/T1 बराबर V2/T2। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। तो V1 हो जाएगा इसका 200 और T1 हो जाएगा 300। V2 निकाल लीजिए और T2 हो जाएगा 500। 500 केल्विन पर ये गैस कितना होगा ये निकाल। दिस इंप्लाइज 3V2 बराबर 1000 और V2 आएगा 1000/3 ml। मीन्स अब ये सवाल जो है 200 ml 300 केल्विन पर था, जो हो गया 1000/3 ml 500 केल्विन पे। अब इस सवाल को इस तरह से बनाइए जैसे ए बनाया। ए में यहाँ 200 ml था, अब हो गया 1000/3। ए में यहाँ 1000/3 हो गया। तो अब इसको ए की तरह बनाइए। अब इस 200 ml 300 केल्विन को आप लिख सकते हैं इसको 1000/3 ml 500 केल्विन। और अब आप इसको फर्स्ट की तरह बना दीजिए, फर्स्ट की तरह लगाइए। अब ब्लू पेन से बनाते हैं। अब इसको फिर से लगाइए V1/T1 बराबर V2/T2। V1 था V, T1 था 300। देखिएगा मैं V2 लिख रहा हूं, V2 होगा V प्लस 1000/3 और T2 होगा 500 और 5V बराबर 3V प्लस 1000 और 2V बराबर 1000। दिस इंप्लाइज V बराबर 500 ml। हिमाक्षी जैन जी, क्या किया समझ में आया आपको? प्लीज बताइए। आप ही ने पूछा था इसलिए सॉल्यूशन भेजा भी आपको, तो आपको नहीं समझ में आया। हमने क्या किया समझ में आया? जो गैस बाहर निकला वो 300 केल्विन पे था, पहले सिर्फ उस गैस को कन्वर्ट कर लिया 500 केल्विन पे। सही सही बताओ, समझ में आ गया या अभी भी डाउट है? या कोई डाउट है तो प्लीज लिख के पूछो। हिमाक्षी जैन, अभी भी डाउट है क्या थोड़ा बहुत? यस सर लिख रही हो, मतलब अभी भी डाउट है क्या? आई एम टाइपिंग। ओके, टाइप करो, क्या डाउट है? यस मोहित कर, तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन? हाँ, सेकंड में डाउट है तो यस मोहित कर समझाओ ना मुझे क्या डाउट। नहीं हिमाक्षी जन, आप मेरी बात नहीं समझ।
300 केल्विन पर वॉल्यूम सिर्फ V था। फिर से सुनिए बेटा, फिर से सुनिए, 300 केल्विन पर वॉल्यूम सिर्फ V था, ठीक। जब 500 केल्विन कर दिए तो ये गैस इसमें से बाहर निकला और 500 केल्विन पर वॉल्यूम होना चाहिए था 1000/3 ml। ये 500 केल्विन पे होना चाहिए, जो गैस बाहर निकला उसका वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन में ये डाटा आपको नहीं दिया। कोई भी गैस का अलग अलग वॉल्यूम होगा, एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस का अलग अलग वॉल्यूम होगा अलग अलग टेम्परेचर पे। क्वेश्चन में जो वॉल्यूम बाहर निकला उसको क्या किया, 500 केल्विन पर ना देकर के 300 केल्विन पे दिया। तो इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया 300 केल्विन पर और वो 200 ml आया। तो हमें तो 500 केल्विन पर चाहिए ना, कि फाइनल टेम्परेचर चूंकि 500 केल्विन है, तो ये जो वॉल्यूम बाहर निकला वो 500 केल्विन पर कितना वॉल्यूम है ये निकालना। जैसे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहला सवाल देखिए, पहले समझिए फिर से, हमको लगता है कहीं पहला में तो नहीं डाउट है। पहले वॉल्यूम V था, टेम्परेचर 300 केल्विन, ओके इट्स फाइन। पहले वॉल्यूम V था, टेम्परेचर 300 केल्विन था, बढ़ाकर टेम्परेचर 500 किया तो वॉल्यूम हो गया V + 200। उसी तरह से यहां पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था, बढ़ाकर 500 किया तो वॉल्यूम हो गया V से V + 1000/3। बट आपको क्वेश्चन में ये डाटा नहीं दिया V + 1000/3। 1000/3 था 500 केल्विन पे, इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया 300 केल्विन पे। 300 केल्विन पे आया 200 ml और आपको ये डाटा दिया 200 ml, 200 ml डाटा दिया। तो चूंकि हमें 500 केल्विन पे चाहिए तभी तो हम लगा पाएंगे, तो 200 केल्विन पे कन्वर्ट करके दिया। जैसे सी में 127 डिग्री सेल्सियस पे आपको कन्वर्ट करके दिया, 300 केल्विन पे कन्वर्ट करके दिया। हिमाक्षी जैन बताइए, आपको क्लियर हुआ या अभी भी डाउट आ रहा है? एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, एक बार फिर से मैं जस्ट बोलता हूं आपको कि ये V वॉल्यूम था, V1 था V, और T1 था 300 केल्विन। इसको हीट कर दिया, हीट करके 500 केल्विन तक पहुंचा दिया। तो गैस जो यहां से निकलेगा वो तो 500 केल्विन पे निकलेगा, जो भी गैस बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 500 केल्विन पे। लेकिन टीचर ने, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, उसने 500 केल्विन पे मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम था 1000/3 ml, बट आपको उसने ये डाटा नहीं दिया। कहा ये जो बाहर निकला है वॉल्यूम वो 200 ml है 300 केल्विन पे। अब चेंज कर दिया इसमें P1 V1/T1 लगा के, और ये डाटा नहीं देके ये डाटा दिया। तो आपको तो वॉल्यूम 500 केल्विन पे चाहिए ना। यस मोहितकर तो लिख दिया, फाइन। हिमाक्षी जैन जी आप भी लिख चुके हैं। अब आप बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। नीरज कुमार, तुमको पीटूंगा मैं सर, आज केवल डिस्कशन है, 2 मिनट में उब जाते हो। अच्छा, प्राज्वल भारद्वाज जी बोल रहे हैं सर सीट का मेथड थोड़ा इजियर है, बट पता नहीं, सीट का मैंने मेथड नहीं देखा बेटा। मेरा मेथड ज्यादा हमको आसान लगता है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, और लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मेरा मेथड, प्राज्वल भारद्वाज जी, सीट का मेथड मैं देख लूंगा, बट मुझे लगता है मोल बैलेंस किया होगा, और क्या किया होगा, मोल बैलेंस किया होगा सीट में। मुझे लगता है मेरा ही मेथड ज्यादा अच्छा है, हमारे दिमाग में ये आइडिया है। रियल गैस अंकित कुमार खत्म हो चुका है हमारे यहाँ एक लेक्चर हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। मेरा मेथड, प्राज्वल भारद्वाज, मेरा मेथड तुमको समझ में आया है या नहीं, ये बताओ। हाँ, वेरी गुड, फाइन। हिमाक्षी जैन, अब कोई, अब सारा क्लियर है ना? नेक्स्ट सी बना लोगी ना खुद से? नो। यस मोहितकर, आपको अगर रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन पूछना है, आप हमें ये ई सॉल्यूशन ऐप या अलेन प्लस पे भेज दीजिए, मुझे आएगा आपका, और मुझे आएगा तो मैं आपको किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशन बना के भेजूंगा।
अगर बोलिएगा कि जो सॉल्यूशन आप भेजे हैं सर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। हम पीछे नहीं जाते हैं क्लास में। अब पढ़ा दें आपको। नीरज कुमार जी, इतना जल्दी इम्पेशेंट मत हो जाओ यार। बनाते एक तो सवाल नहीं बनाते, और जो बनाता है वो पूछता है तो तुरंत क्लास में बोलने लगते हो आज खाली डिस्कशन करेंगे क्या। पेशेंस रखा करो दोस्त। डिस्कशन भी पढ़ाई का पार्ट है। जितना इससे भागोगे, जितना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अपने आप को सिलेक्शन से उतना दूर रखा करो। एंड प्लीज, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई ये नहीं पूछे सर आज खाली डिस्कशन नहीं होगा सर, ऐसे एकदम अवॉइड करना है सब। आप ऑफलाइन करते हो या ऑनलाइन करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको ये बात समझना होगा। पहली बात, हम रियल गैस खत्म कर चुके हैं और आज रियल गैस का डिस्कशन भी खत्म हो गया। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर चुके हैं और एक लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो गया, एक लेक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेक्चर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब पढ़ा रहे हैं, डिस्कशन हो गया। नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप डिस्कशन से भागिए नहीं। इतना अच्छा से तो डिस्कशन करते हैं, सामने क्वेश्चन लिखा रहता है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का एक क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन वो भी करा देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है बेटा। इस क्वेश्चन है reduced temperature for benzene is 0.7 and its reduced volume is 0.4. Calculate reduced pressure of benzene. फार्मूला बेस्ड होता है, जहां भी सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है हम वहां क्वेश्चन जनरली नहीं कराते। ये एक क्वेश्चन है, आप कर लो। तो लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है? पी आर प्लस 3/VR² इंटू 3VR-1 बराबर 8TR। हम देखो तीन ही वेरिएबल है, पी आर वी आर एंड टी आर, दो दे देखा है तो एक निकल जाए। सो पी आर प्लस 3/VR कितना है? 0.4 का होल स्क्वायर इंटू 3VR, 3 इंटू 0.4 माइनस 1, 8 इंटू 0.7, सही है 9.25। और पी आर प्लस 3/0.4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 4 के 12, 1.0, ये आ जाएगा 28। और पी आर बराबर हो जाएगा 28 माइनस 3/0.16, 28 माइनस 3/0.16, 18.75, 9.25। ये आंसर होगा, यूनिटलेस होगा, ये आंसर होगा। अब शुरू करते हैं एटॉमिक। कैसा कैसा बच्चा है, पूछता है रियल गैस शुरू हो गया क्या? उसको ये भी नहीं पता है एटॉमिक शुरू हो गया कैसे। एटॉमिक लेक्चर 2। देखिए, प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ा रहे थे। पीआर क्या होता है? पीआर होता है P/PC। तो ऊपर भी प्रेशर है, नीचे भी प्रेशर, तो यूनिटलेस हो गया। यस मोहित कर, समझ में आ गया हो। देखिए, हम फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात किए थे, सेकंड पार्टिकल की बात करते हैं प्रोटॉन।
डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। साइंटिस्ट का नाम गोल्डस्टीन था और उनके साथ रदरफोर्ड साहब भी थे, एंड रदरफोर्ड। बट ऐसे आप गोल्डस्टीन सिंगल नाम लेना हो तो गोल्डस्टीन का नाम इन एनोड रे एक्सपेरिमेंट। नीरज कुमार भाग गया बेटा कि हो एटॉमिक शुरू हो गया बेटा? अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आज हम पढ़ा रहे हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो देखिए एनोड रे एक्सपेरिमेंट में ये डिस्कवर हुआ, तो देखिए एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है। है भागा नहीं है। यह समझकर तुम बहुत मजा लेते हो बेटा। पढ़ो अब, देखो एटॉमिक पढ़ो। When cathode ray experiment was repeated by taking perforated cathode, was repeated by taking perforated cathode. Perforated cathode means cathode के अंदर holes हो। Perforated cathode मतलब cathode with holes, cathode with holes. Then it was observed that an another ray called canal rays or anode rays or positive rays flow from the holes of perforated cathode. Flow from the holes of perforated cathode. फिगर बनाते हैं एक। ये कैथोड है, ये एनोड है,
कैथोड के होल से बाहर निकलती हुई रे निकलती है, यहाँ के होल से बाहर निकलती है, तो इस रे को बोलते हैं एनोड रेज। इस रे को बोलते हैं एनोड रेज। जैसे कैथोड रे किधर निकलेगी, कैथोड रे निकलेगी इधर से, और एनोड रे किधर निकलेगी, एनोड रे निकलेगी इधर से। ब्लू वाला एनोड रेज है और ब्लैक वाला कैथोड रेज है। तो होता क्या है, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लें। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं इसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस ली, हाँ फर्स्ट लाइन में रिपीटेड लिखते हैं, नहीं लग रहा है रिपीटेड, इतना तो क्लियर दिख रहा है। By taking perforated, then it was observed that and another, हाँ सेम एक्सपेरिमेंट किया है, बस कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, उसमें होल कर दिया, जो हम पिछली क्लास में एक्सपेरिमेंट बताए थे, सेम एक्सपेरिमेंट किया। मान लो कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिए, मान लो फॉर द मोमेंट हाइड्रोजन गैस अगर लिए थे, तो हाइड्रोजन गैस लिए थे तो हुआ क्या था, हाइड्रोजन गैस लिए थे तो ये बनाया था 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बन गया था आपका कैथोड रेज। क्या बन गया था, कैथोड रेज। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये भी तो ट्रेवल करेगा, और इसको बोलते हैं एनोड रेज। और ये है क्या, नथिंग, H प्लस है क्या, नथिंग बट प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन है। आई होप कि थोड़ी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब इसमें वेरी लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस लिखे और वेरी हाई वोल्टेज ग्रेटर देन 10,000 वोल्ट अप्लाई किए हम, तो यहाँ पर जो गैस था बहुत लो प्रेशर पर था, 0.01 mmHg पे था। तो ये वेरी लो प्रेशर पर जो गैस था वो आयोनाइज हो गया, और ये आयोनाइज हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कैथोड रे बनाया, और जो प्रोटॉन बच गया, जो पॉजिटिव पार्टिकल बच गया वो एनोड रे बनाया। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बताना क्लियर है यहां तक? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज, characteristics of anode rays. परफोरेटेड का मतलब जरूरत इसलिए है कि कोई रे हमें यहां निकली, वो पता कैसे चलेगा, तो यहां पर क्या होता है, रेड लाइट आती है, रेड ग्लो होता है। जब हम परफोरेटेड कर दिए तो एनोड रे होल्स को पार करके यहां से टकराता है, यहां से टकराता है, और जब यहां से टकराता है तो यहाँ पे रेड ग्लो आता है, तो हमें फील होता है कि इधर से कोई और रे आ रही थी। कैथोड इधर टकराता है, एनोड इधर टकराता है। तो परफोरेटेड का वर्क ये है कि उस परफोरेट जो होल्स हैं वहां से एनोड रे उससे ट्रांसफर होकर के, उससे पास करके, और इस वॉल से टकराता है, और वॉल से टकराता है तो रेड कलर का ग्लो करता है। ये मतलब है, ताकि हमें लगे कि हाँ वहां पर जब होल क्रिएट कर दिए तो उससे कोई रे पास कर रही है जो इस तरफ आ रही है। जैसे ये निगेटिव प्लेट है, तो निगेटिव प्लेट पर कैथोड तो आएगा नहीं, तो जरूरी है कोई दूसरा रे पास कर रही होगी, ये वाली बात। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे उसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, with very high speed, and cast shadow, shadow cast करता है।
शैडो कास्ट करता है, इसी से पता चलता है कि इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कैरी चार्ज एंड मोमेंटम। rotates like paddle wheels, behaves like particle in motion, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक वही हैं बेटा जो कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इन तीनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट चौथा कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जैसे ट्रेवल, जैसे मान लो कोई चीज रख दिया, उसका शैडो आ रहा है, इससे कंफर्म होता है कि ये ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन से। कैरी चार्ज एंड मोमेंटम, मान लो एनोड रे इधर फ्लो कर रहे हैं, तो एनोड रे इधर फ्लो कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एकदम वेरी हल्की व्हील लगा दीजिए। झंडी पतंगी होता है ना, कागज का एक व्हील बनाइए, कागज के टुकड़ों का एक व्हील बनाइए और यहां लगा दीजिए। तो होगा क्या कि इस एनोड रे के मोमेंटम से ये कागज के टुकड़ों का जो व्हील है ये घूमने लगता है। हाँ 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 हाँ, डिपेंड्स अपॉन गैस, उसी पे आ रहे हैं फोर्स पे। तो ये व्हील घूमने लगता है, तो इससे क्लियर होता है कि रोटेट्स लाइक पैडल व्हील्स, हल्के व्हील को घुमा देता है। इससे ये क्लियर होता है कि इसमें चार्ज है और मोमेंटम भी है। चार्ज तो ऐसे भी देख सकते हैं, मोमेंटम है मेनली। चार्ज ऐसे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव रे है तो निगेटिव प्लेट की तरफ पास कर रहा है, निगेटिव प्लेट से पास कर रहा है, तो ऑफ कोर्स चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। या मैग्नेटिक फील्ड में पास करा सकते हैं, किस प्लेट की तरफ जाता है उससे पता कर लेंगे चार्ज है कि नहीं। behaves like particle in motion. If hydrogen is taken inside the discharge tube, और डिस्चार्ज ट्यूब इसको बोलते हैं, इसको बताया ही था मैं पिछली क्लास में। If hydrogen is taken inside the discharge tube, then these rays consist of positively charged particle called proton. जैसे H2 गैस है, ये 2H प्लस बनाया, +2 इलेक्ट्रॉन बनाया, तो ये कैथोड रे बनाएगा, ये एनोड रे बनाएगा। और इस एनोड रे में क्या होगा, कंटेन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन बनाएगा। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन गैस लेंगे और मान लेते हैं ये 2O प्लस +2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये तो कैथोड रे बनाएगा, ये एनोड रे बनाएगा, नो डाउट। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये कैथोड रे और ये कैथोड रे सेम है, सेम, मतलब गैस पे डिपेंड नहीं किया, हाइड्रोजन लिया या ऑक्सीजन लिया, गैस पे डिपेंड नहीं किया। बट ये एनोड रे और ये एनोड रे डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, तो पहला वाला में प्रोटॉन है, जबकि दूसरे वाले में O पॉजिटिव पार्टिकल। पहले वाले में प्रोटॉन है और दूसरे वाले में O पॉजिटिव पार्टिकल है। अगर E/m का वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा इसमें एनोड रे में, जबकि E/m का वैल्यू कैथोड रे में निकालेंगे तो सेम आएगा। मींस properties of characteristics of anode ray depends upon nature of the gas taken inside the discharge tube. That is characteristics of
anode ray depends upon nature of the gas taken inside the discharge tube. बात समझ में आई? ये समझ में आया कि कैथोड रे कोई भी गैस लीजिएगा सेम प्रॉपर्टी होगी, एनोड रे गैस पे डिपेंड करेगा। अलग अलग गैस लीजिएगा तो उसकी ई बाई एम वैल्यू, एनोड रे में जो पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल का ई बाई एम वैल्यू अलग अलग है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ ना? यस, वेरी गुड। चार्ज ऑन प्रोटॉन, बराबर 1 यूनिट चार्ज बराबर प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम बराबर 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU। ESU बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग होता है 1.007 AM, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। ये हो गया अबाउट प्रोटॉन। अब देखिए सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई, काफी बाद में हुई। इसका मेन रीजन है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था, तो साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया कि और भी पार्टिकल्स हैं। तो डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक when beryllium nucleus is bombarded क्या हो रहा है, बार बार गलत लिख दे रहा हूं, is bombarded with an alpha particle। अभी बता दूंगा अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस को। किसको बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियस को। देन न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड। जैसे बेरिलियम का न्यूक्लियस है, इसे अल्फा पार्टिकल हीलियम 24, हीलियम का न्यूक्लियस है, यह है अल्फा पार्टिकल। इससे बम्बार्ड करते हैं तो ये बन जाता है कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन 01। ये न्यूट्रॉन है। ध्यान रखिएगा कि इट इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? न्यूक्लियर रिएक्शन है। जैसे इसे केमिकल रिएक्शन की तरह सोचते तो इधर बेरिलियम का एक एटम है तो इधर भी बेरिलियम का एक एटम, आपको समझना होगा। 2+ चार्ज होता है, बट देखो मेरी बात, पहले मेरी बात समझो। रिप्रेजेंटेशन में चार्ज नहीं है, रिप्रेजेंटेशन में चार्ज नहीं है। पहले मेरी बात पूरा सुन लो, तो प्रज्वल भारद्वाज तुम कुछ पूछोगे ही नहीं, बीच में लिख के तुम डिस्टर्ब कर दो।
रिप्रेजेंटेशन में चार्ज नहीं लिखते। पहली बात, यह एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। आप देखो बेरिलियम एटम इधर है, इधर नहीं, हीलियम एटम इधर है, इधर नहीं, तो केमिकल रिएक्शन में एटम कंजर्व रहते हैं, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी भी मास कंजर्व होना जरूरी नहीं है, मास नहीं कंजर्व होता, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहता है। जैसे ऊपर देखो 9 और 4, 9 + 4, देखो क्या होता है, 9 + 4 13 होता है, 12 + 1 13 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंजर्व रहता है, 4 + 2 नीचे 6 हो गया, 6 + 0, तो ये कंजर्व रहेगा न्यूक्लियर रिएक्शन। तीसरा पॉइंट है कि जब हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे बेरिलियम, तो आप बेरिलियम का एटम नहीं समझो, न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होता है, बिटवीन न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे आप बेरिलियम एटम समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस समझिए। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा होता है तो आप उसका न्यूक्लियस समझिए, ना कि एटम। जैसे ये बेरिलियम का एटम मत समझिए, इसको बेरिलियम का न्यूक्लियस समझिए। इसको हीलियम का एटम नहीं समझिए, ये हीलियम का न्यूक्लियस समझिए, और उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये कार्बन का एटम नहीं है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, और ये न्यूट्रॉन है। हम क्या बोले, मेरी बात समझ में आई? पहला बोले कि यह एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट बोले कि जब हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं तो कोई एटम आपको नजर आता है तो उसको एटम मत समझिए, उस एटम का न्यूक्लियस समझिए। तीसरा पॉइंट बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट मास कंजर्व नहीं रहता है। तो 9 + 4 = 12 + 1 होगा, 4 + 2 = 6 + 0 होगा, ये होगा। बट मास फिर भी कंजर्व नहीं रहता, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है जो कंजर्व रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए, जैसे न्यूट्रॉन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, अल्फा पार्टिकल को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एन एलिमेंट, पार्टिकल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन बता रहे, सम पार्टिकल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सम पार्टिकल्स and their representation. An element X, an element X is represented as X Z E. Z है एटॉमिक नंबर, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए है मास नंबर, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए, एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब यही एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखते हैं तो इसे एलिमेंट ना समझकर, एटम ना समझकर न्यूक्लियस समझते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे पार्टिकल लिख रहा हूं, जो आपको जानना चाहिए वही पार्टिकल लिख रहा हूं। यहाँ पे लिख रहा हूं उस पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे लिख रहा हूं चार्ज, और यहाँ पे लिख रहा हूं मास। पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, रिप्रेजेंटेशन होता है He2O4, चार्ज होता है +2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और मास होता है लगभग 4 AMe। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये बीटा पार्टिकल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बीटा माइनस पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस पार्टिकल। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन नीचे -1 ऊपर 0, चार्ज -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मास होता है लगभग 1/1840 AMe।
पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन या इसको बोलते हैं बीटा प्लस पार्टिकल। सिंपली बीटा बोलते हैं तो इट इज कंसिडर्ड टू बी बीटा माइनस। इट इज नथिंग बट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। चार्ज होता है प्लस ई, मास होता है 1/1840 AMU। पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा होगा, बस चार्ज पॉजिटिव होगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस की तरह। देखो हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है, बट ये न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज होगा प्लस ई, मास होगा 1.007 AMU। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं N01, चार्ज 0, मास होगा 1.008 AMU। न्यूट्रॉन स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन से। अल्फा, बीटा, बीटा प्लस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतने पार्टिकल आपको कम से कम इनका रिप्रेजेंटेशन जानना चाहिए। इसमें कोई डाउट है आपको? कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं? ये इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। वेरी गुड। अब देखिए, देखते हैं हम थोड़ा आपको आइसोटोप्स वगैरह डिफाइन कर दें। हालांकि आपको पता होगा कि ये सब क्या है, बट फिर भी हम आपको आइसोटोप्स वगैरह चाहते हैं कि डिफाइन कर दें। यहाँ पे एक लाइन लिख दूं मैं, अल्फा पार्टिकल is nothing but helium nucleus. Beta particle is fast moving electron. Beta particles या इसी को बोलते हैं बीटा माइनस, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन को आप याद रखें। अब हम कुछ और डिफिनीशन देखते हैं। देखिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का डिफिनीशन होगा सेम जेट बट डिफरेंट ए। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जांपल देखिए, 1H1 1H2, या इसको ड्यूटेरियम बोल सकते हैं। 1H3 या इसको ट्राइटियम बोल सकते हैं। यह है ड्यूटेरियम, यह है ट्राइटियम। जनरली ट्रेंड है कि किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं चेंज करते हैं, बट हाइड्रोजन के केस में सिंबल डी और टी यूज होता है। जैसे कार्बन, कार्बन होता है C612, अब कार्बन होता है C614। ये दोनों आइसोटोप हैं, ये दोनों आइसोटोप हैं, बट रिप्रेजेंटेशन दोनों में कार्बन कार्बन CC ही है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा आइसोटोप है जिसका रिप्रेजेंटेशन H, सिर्फ H से ना करके ड्यूटेरियम को D से लिख देते हैं, ट्राइटियम को T से लिख देते हैं। अदरवाइज ऑल द आइसोटोप का जो सिंबल होता है वही सिंबल हर जगह यूज होता है, चाहे आइसोटोप अलग क्यों नहीं। आई होप कि आपको आइसोटोप तो समझ में आ गया। आइसोबास, सेम A but different A, different Z. Same A but different Z. जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714।
आप देखिए दोनों का मास नंबर सेम है बट जेड अलग है, जेड है ना अलग। दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन ले लो, आर्गन 18 40, 19 किसका हुआ? सोडियम। पोटेशियम, पोटेशियम ले लो 19 40। बेरिलियम, कैल्शियम ले लो 20 40। ये तीनों आइसोटोप हैं, ये तीनों क्या हैं? आइसोटोप हैं। आई होप कि आपको आइसोबार का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है दोनों? नेक्स्ट देखिए आइसोटोन्स। आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दैट इज सेम क्या? ए और जेड में बोलिए क्या सेम होगा? ए और जेड में बोलिए, बोलिए ए और जेड में क्या सेम होगा? ए माइनस जेड, दैट इज सेम ए माइनस जेड। ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो सेम ए माइनस जेड होना चाहिए। आप देखो कार्बन C614, ए माइनस जेड है 8, ऑक्सीजन 8 16, ये दोनों आइसोटोन्स है। ये दोनों क्या है? आइसोटोन्स है। अब देखिए दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन, 16 माइनस 8 8 न्यूट्रॉन। तो ये दोनों क्या है? आइसोबार, आइसोटोन्स है। आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स देखिए सेम ए माइनस टू जेड। वेरी गुड, यस ए माइनस टू जेड सेम, करेक्ट है। आइसोडाइफर होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिएगा तो वो सेम होना चाहिए। दैट इज न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? ए माइनस जेड। अब प्रोटॉन की संख्या होती है जेड, तो इसको ऐसे लिखिए, दैट इज सेम ए माइनस जेड माइनस जेड, दैट इज सेम ए माइनस टू जेड। इस एग्जाम्पल देखिए, फॉस्फोरस 15 31, क्लोरीन 17 35, 31 माइनस 2 इंटू 15 1, 35 माइनस 2 इंटू 17 1। तो ये दोनों आइसोडाइफर्स। आइसोस्टर्स, पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लीजिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक species having same number of electrons। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, सोडियम प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, अल्युमिनियम 3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, माइनस में देख लो, कार्बन 4 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन 3 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पहला तो आइसोस्टर का कंडीशन है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, isoelectronic species having
same number of atoms per molecule. एग्जाम्पल देखिए, CO एंड N2 दोनों की एक मॉलिक्यूल में एटम, दैट इज सेम एटोमिसिटी, दैट इज सेम एटोमिसिटी। तो एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। देखिए 6 + 8, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन, 2 × 7 14 इलेक्ट्रॉन। एटोमिसिटी देख लीजिए, एटोमिसिटी 2 है, इसका भी और इसका भी 2 है। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, CO2 एंड N2O, एटोमिसिटी देख लीजिए, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 22 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, सेम इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, या सेम इलेक्ट्रॉन एंड सेम एटोमिसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन एंड सेम एटोमिसिटी। आइसोस्टर्स। तो यहां तक कुछ बेसिक और फंडामेंटल पार्टिकल की बात थी। अब देखते हैं अर्लियर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट सेक्शन खत्म हो गया, सेकंड शुरू से करते हैं। फर्स्ट सेक्शन था फंडामेंटल पार्टिकल्स, और उसके बारे में हमने जो बताया, फंडामेंटल पार्टिकल लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही थी। बाकी के पार्टिकल ऐसे ही होते हैं न्यूक्लियस में, नो डाउट, बट वो फंडामेंटल नहीं है बाकी सारे। अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स। शुरुआत में एटम का क्या क्या मॉडल आया वो देखते हैं। इसमें कई मॉडल हैं, मेनली आपको पढ़ना है जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। जल्दी से इनको भी खत्म कर लेते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो ए देखते हैं, जे थॉमसन मॉडल। बोर मॉडल अर्लियर एटॉमिक मॉडल में नहीं है ना। बोर मॉडल हम देखो, अर्लियर एटॉमिक मॉडल में 2 मॉडल पढ़ेंगे, जे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद एडवांस जब मॉडल आएगा तो उसमें हम आपको एक बोर मॉडल पढ़ाएंगे और दूसरा स्क्रोडिंगर मॉडल पढ़ाएंगे। अर्लियर में ये नहीं है बोर मॉडल। इसमें 1-2 पॉइंट याद रखिए। इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। मॉडल खरबूजा मॉडल बोलते हैं इसको। वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज मॉडल, सॉरी, तरबूज मॉडल। वाटरमेलन तरबूज होता है, तरबूज मॉडल बोलते हैं। इन्होंने कहा क्या कि एटम जो है ना स्फेरिकल है, एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो जैसे खरबूजा होता है ना, तो पूरा खरबूजा को उन्होंने बोला, ये खरबूजा नहीं, तरबूज, सॉरी, तरबूज होता है ना, तो पूरे तरबूज को उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर हो गया। और तरबूज के अंदर ब्लैक ब्लैक उसका सीड्स होता है, तो सीड्स को बोला जैसे तरबूज में खोसा हुआ होता है ब्लैक ब्लैक सीड्स, वैसे ही उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन उसी तरह से उसमें एम्बेडेड होता है। तो पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। तो ये लाइन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, देखो ग्रीन ग्रीन तरबूज हो गया। अब मैं गलती किया हूँ, इलेक्ट्रॉन को हमको बनाना चाहिए ब्लैक से, तो ज्यादा मजा आएगा ना, एकदम तरबूज का मॉडल हो जाएगा।
और रेड तो होता है उसका इंटरनल बॉडी जो यहाँ पे वाइट दिख रहा है। यस यस युवराज शेखर, वेरी गुड। यू जस्ट आपने जस्ट कट कर दिया एटम को और उसका एक पार्ट दिखा रहे कट करके खरबूज का। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, an atom is a sphere of positive charge electricity. An atom is a sphere of positively charged electricity in which negatively charged electrons are embedded in most stable electrostatic arrangements. मतलब कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, इस तरह से इम्बेडेड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का जो आपस में रिपल्सन हो, इस तरह से इम्बेडेड है कि नेट फोर्स जीरो हो या मोस्ट स्टेबल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है वो। अब देखिए इसमें क्या था लफड़ा कि अकॉर्डिंग टू हिम mass of an atom is uniformly distributed all over the sphere. ड्रॉबैक देखिए क्या है अब इसका। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। तो ये मॉडल फेल हो गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में। फेल्ड टू एक्सप्लेन, ड्रॉबैक है, फेल्ड टू एक्सप्लेन Rutherford's alpha particle experiment. Failed to explain Rutherford's alpha particle experiment. अब सवाल उठता है कि सर रदरफोर्ड मॉडल क्या है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है इन मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। बस इतना ही दिमाग में रखना है। सेकंड मॉडल देखें और वह है रदरफोर्ड मॉडल। Rutherford bombarded alpha particle on a thin gold foil. तो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को एक थिन गोल्ड फॉइल में बम्बार्ड किया। तो इसको ऐसे देखिए,
ये गोल्ड न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है। तो गोल्ड के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल पर बम्बार्ड कराया, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आया वो देखिए। ऑब्जर्वेशंस क्या किया उन्होंने, वेरी थिन गोल्ड फॉइल लिया और उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया, तो देखा अल्फा पार्टिकल से क्या क्या उनको ऑब्जर्वेशन आया, ये देखिए। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। विदाउट एनी डेविएशन, कुछ नहीं हुआ, ऐसे पास कर गया कि रास्ते में कोई मिला ही नहीं। एक ऑब्जर्वेशन ये मिला, few alpha particles get deflected by small angles. Very few alpha particles about 1 in 20,000, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। ये ऑब्जर्वेशन था उनका। उन्होंने देखा बहुत सारा, मतलब ढेर सारा, मोस्ट ऑफ द 99% अल्फा पार्टिकल सीधा पास कर गया, उसको लगा कहीं से गुजरे ही नहीं। वेरी फ्यू, लेस देन 1% अल्फा पार्टिकल फ्यू स्मॉल एंगल से डेविएट हो गया। एंड वेरी फ्यू मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से गया था उसी पाथ से रिटर्न बैक हो गया। तो ये रिटर्न बैक हो गया, ये स्मॉल एंगल से देखिए डेविएट किया ये दोनों, और बाकी सब सीधा पास कर गया। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन किया। जो कुछ कंक्लूजन किया वो अब लिखेंगे कि इनका कंक्लूजन क्या था, और कंक्लूजन हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा अपना मटेरियल भेज दूं। किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। कोई होमवर्क नहीं है, बस आप रिवाइज करके आइए। अब आप मेरा एटॉमिक का होमवर्क, शायद गैसियस दोनों, आइडियल रियल दोनों, आइडियल रियल दोनों का पूरा तरह से होमवर्क डिस्कस हो चुका है। सो कोई होमवर्क नहीं है। 2-3 क्लास अब मैं पढ़ाऊंगा एटॉमिक, तब आपको रेसेस दूंगा।
यस मोहितकर जी, मैंने H2 के क्वेश्चंस भेजा था। पता नहीं हमने देखा नहीं था, फिर से भेज देना, अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। हाँ, हम समर्थ में आते हैं, युवराज शेखर। डाउट के लिए नहीं आते हैं। हाँ, भेज सकते हैं सीट का एग्जाम। प्राज्वल भारद्वाज जी भेज सकते हैं सीट का एग्जाम। इनफैक्ट भेजने को तो आप दूसरे किताब का भी सवाल हमको भेज सकते हैं, रिलेवेंट रहेगा, डेफिनेटली बताऊं। हाँ, यस मोहितकर, वही तो कह रहे हैं, तुम्हारी तरफ से डिलीवर नहीं हुआ और हमको बोल रहे हो कि नर्चर का नीरज कुमार जी मैं कोई क्लास नहीं लेता हूँ, यही लेता हूँ, सारे 12th और 12th पास कर लेता हूँ। नर्चर में एक ही बैच है ऑनलाइन, नर्चर पढ़ाता ही नहीं हो जाता। इस साल बहुत सालों के बाद नर्चर पढ़ाना। तो पढ़िए ना, पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन देख लीजिए वीडियो। पढ़ने से आपको कौन रोक रहा है? ऑफलाइन बैच ही नहीं बेटा नीरज, मेरे पास बैच ही नहीं, बैच होता तो हम आपको बुला लेते। बैच होता तो हम आपको बताते और उस बैच में बुला लेते। ओके, बाय एवरीवन, बाय। मटेरियल अपलोड कर दिया मैं, so